लास्ट टाइम पे हम लोग कहाँ पर थे? चलो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, ठीक है? ग्रेविटेशन पढ़ा जा रहा था। ग्रेविटेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें तो बात करी थी, जिनमें हमने बात करी थी ग्रेविटेशन में जी की वैल्यू पर बात करी थी। हमने जी की वैल्यू पर बात करी थी, है ना? हमने जी की वैल्यू हाइट पर बात करी थी, हमने जी की वैल्यू गहराई पर बात करी थी, हमने जी का मान पोल पर बात करा था, जी का मान हमने इक्वेटर पर बात करा था, जी का वैल्यू हमने सेंटर पर बात करी थी। बहुत सारी बातें हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे, ठीक है? चलो उसमें ही समझना कि अगर ये मेरी अर्थ है, ये हमारी घूम रही थी, तो क्षैतिज से थीटा डिग्री एंगल पर जी का जो मान था वो था जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर, ठीक है? ये जी की वैल्यू का मान, जी का मान। फिर मैंने अच्छा एक बार बताओ, जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पोल पर। और अर्थ की सरफेस पर सबसे कम इक्वेटर पर, और सेंटर पर जीरो। ऊंचाई पर जाने पर दो फार्मूला लगते थे, एक लोकल था और एक चलो ये सब बातें चलो हो रही थी। अब देखो, मैंने इसके बाद में बात करी थी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड की, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने जो बात करी थी वो बात करी थी ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते थे। ई इक्वल टू क्या था? एफ अपॉन एम था। और एफ अपॉन एम से जो हमारा फार्मूला आया था वो आया था जी एम अपॉन आर, ठीक है? यहाँ तक की मैंने बात करी थी। मैंने ये भी बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बेसिकली है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? कोई भी मास होता है, वो मास क्या करता है? उस मास का एक फील्ड होता है, जिस फील्ड में अगर कोई दूसरा मास आ जाए तो वो उस मास को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? लास्ट लेक्चर में मैंने इसमें डिटेल से थोड़ा बताया था आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा कि मान लो मैं अर्थ की सरफेस पर खड़ा हुआ हूँ, तो अर्थ भी तो एक मास है और मैं भी एक मास हूँ। अब मैं अर्थ की सरफेस पर आ गया। अब बताओ मेरे और अर्थ के बीच में दूरी कितनी है? मेरे और अर्थ के बीच कितनी दूरी है अभी? आर ई। कितनी दूरी है? आर ई। अरे पृथ्वी की त्रिज्या जितनी है उतनी तो दूरी है, उतनी दूरी है मेरे और अर्थ के बीच में, मेरे और अर्थ के बीच में। अब मैंने तुमसे कहा बताओ मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा मेरे, तो कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी, अर्थ का मास, अरे अर्थ ही तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हूँ, अपॉन यहाँ दूरी आर ई स्क्वायर, और यही क्या होता है? स्मॉल जी। ये क्या हो जाता था? स्मॉल जी हो जाता था, ठीक है? अगर हाँ ये स्मॉल जी हो जाता है, लेकिन यदि यही चीज किसी और के लिए कही जाए, जैसे अभी मैंने तुमसे कहा है ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हें बताना है एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है? अब ध्यान करो सर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर क्या होता है?
यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मतलब एक हो गया कि एक तुम्हारे पास कोई सॉलिड स्फीयर हो, गोल सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर जानते हो, जैसे ठोस गेंद, ठोस गेंद क्या है, एक प्रकार का सॉलिड स्फीयर है। अगर ठोस कोई सॉलिड स्फीयर है, उसकी सेंटर से ये दूरी मैंने कितनी मान ली, मान लो आर ई मान ली, आर ई, इसकी रेडियस क्या है, ओ सॉरी, इसकी रेडियस आर ई, ये तो पृथ्वी हो जाएगी, ठीक है। इसकी कोई रेडियस मान लो, कोई भी इसकी रेडियस मान लो मैंने इसका रेडियस क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। ये मेरे पास में कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। जैसे मान लो तुम कोई गेंद है ठोस, लेकिन गेंद कैसी हो, ठोस हो। जो तुम गेंद से खेलते हो वो ठोस गेंद नहीं होती है, वो कैसी होती है, खोखली, अरे बीच में कैसी होती है, खोखली। अब देखो, अगर मैं इससे मैंने एक पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट, एक पॉइंट लिया ये बी पॉइंट, ठीक है। अब जरा सोचो, मैंने कहा इसके सेंटर से ए पॉइंट तक की दूरी मान लो कितनी है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर। अगर मैं तुमसे ये कहूं फील्ड एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, सबसे पहले देखो ए कहां है, ए सॉलिड स्फीयर की कहां है, बाहर। ए सॉलिड स्फीयर की अगर बाहर है और इस सॉलिड स्फीयर का जो मैंने मास है वो मान लिया m है, सॉलिड स्फीयर का मास m है। अब सेंटर से ए बिंदु की दूरी क्या है, r। अभी तुम देखो, अभी तुम बोले सर ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला होता है gm अपॉन। अब देखो, अब सर जी क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करो, यहां से एक मास ले लो ऐसा, ठीक है, ऐसा एक मास, ये मैंने एक इमेजिनरी गोला ले लिया एक प्रकार का। अब इस इमेजिनरी गोले के अंदर जो मास है वो सिर्फ इस स्फीयर का मास है, तो जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो g, इसका मास m, और यहाँ से दूरी क्या हो गई, r²। जहाँ तुम जानते हो कि ये जो r है, ये जो r है वो तुम्हारी रेडियस से क्या है, ज्यादा है। अगर मैं कहूं B पॉइंट पर, B पॉइंट पर क्या होगा, तो B पॉइंट पर देखो G, अब इस पूरे वाले B पॉइंट में, पूरे B पॉइंट में इसका मास क्या है, m, और यहाँ पर देखो, यह सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो ये क्या हो गया, तो ये है तुम्हारा B पॉइंट पर, B पॉइंट पर, ठीक है। अगर तुमसे कभी कहा जाए कि मान लो मैंने एक बिंदु ले लिया जो उस सॉलिड के अंदर है, ये पॉइंट क्या है, C, ये पॉइंट क्या है, C, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस ली r डैश, क्या ली, r डैश, मैंने कहा सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है r डैश। अब सोचो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, EC इक्वल टू, तो फार्मूला याद कर लेना, gm अपॉन r क्यूब इंटू r डैश। जहां पर r डैश है ना वो रेडियस से क्या है, कम है। तो ये तीन फार्मूला बन गए तुम्हारे। ये कहां है, ये है सॉलिड स्फीयर के बाहर, ये कहां लगेगा, ये लगेगा सॉलिड स्फीयर पर। ये कहां लगेगा, जब किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर मैं r डैश डिस्टेंस पर होऊंगा तब। नीचे r क्यूब, ये ड्राइव करके निकाला, पहले इतना उतारो फिर मैं ड्राइव कर दे रहा हूँ कैसे आ गया, ठीक है, इतना उतारो फिर ड्राइव कर दे रहा हूँ कैसे आएगा। एक बार में बोला, ठीक है।
डन दिया, बता दिया। बता दिया है। देखो ऐसा है, मेरे पास में कोई एक सॉलिड स्फीयर मैंने लिया, सॉलिड स्फीयर समझे, ठोस गोला, ठोस गोला मैंने लिया। उस ठोस गोले की जो त्रिज्या है वो r है, इसका जो मास है वो m है। मैंने तुमसे कहा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, कोई भी मास हुआ, जैसे मेरे अंदर भी मास है ना, तो मेरा भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा मास है, मेरे अंदर मास है, अब इस बोर्ड के अंदर भी क्या है, मास। अगर मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड में ये बोर्ड है तो मैं इस बोर्ड को खींच रहा हूँ, मैं इस बोर्ड को खींच रहा हूँ। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अगर उनके अंदर मास है तो उसका कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होता ही होता है, ठीक है। अब देखो सर ग्रेविटेशनल फील्ड, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड और इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है कितनी ताकत से खींचता है कोई चीज। जैसे मान लो अगर मैं धरती पर खड़ा हूँ तो धरती मुझे जी से खींच रही है ना, जी से खींच रही है। लेकिन अगर मैं इस कूलर की बात करूँ, ये कूलर मुझे खींच तो रहा है, लेकिन मैं इसके पास क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी पावर क्या है, खींचने की कम है। और पावर क्यों कम है, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास कम है, इसीलिए मुझे कम पावर से खींच पा रहा है। मैंने कहा था ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है वो इमेजिनरी होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सिर्फ अपन उसे फील। जैसे मान लो अगर तुमने कोई कदम उठाया, उठा के जब तुम नीचे रखोगे तो वो कदम क्या आ जाएगा, नीचे जमीन के पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जमीन के पास, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, उसे खींच रही है, अर्थ उसे खींच। तो तुम वहां पर तो महसूस कर सकते हो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हम महसूस ही नहीं कर सकते, जैसे स्पेस में, जैसे इसका है, ये जो कूलर है, ये कूलर मेरे पर फोर्स लगा रहा है और ये मुझे खींच रहा है, ये मुझे खींच रहा है, लेकिन इसके लिए मैं महसूस नहीं कर सकता क्योंकि ये इतने कम मात्रा में फोर्स लगा रहा है या फिर इतने कम मात्रा में उसको खींच रहा है। ऐसे ही मैंने कहा कि मान लो अगर मेरे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, वो सॉलिड स्फीयर अगर r दूरी पर है और जो ये r है ना, वो उस सॉलिड स्फीयर की जो त्रिज्या है, त्रिज्या से बाहर है, त्रिज्या से बाहर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, तो तुम्हें मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, E=gm/r²। तो ऐसे ही अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है तो gm/r²। सर अगर मैं इसके सरफेस पर आ गया तो अब सरफेस की दूरी क्या है, कैपिटल R, तो gm/R²। सर अंदर अगर मैं किसी बिंदु पर पूछूंगा, अंदर कहीं पर भी, तो मान लो मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, r', ये अंदर की बात चल रही है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के कहाँ, अंदर, सेंटर से अंदर होगा तो gm/r²। r³ क्या है, r है त्रिज्या, r क्या है, त्रिज्या, और इनटू क्या हो जाएगा, r' इनटू r', ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी को अब देखो अगर मैं सी पॉइंट वाला एक्सप्लेन करूं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को याद करना है, याद ही करना है कि तुम ऐसे एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, तुमको बाद में याद ही करना है इसको। जरा सोचो सर अगर मैं सी बिंदु पर हूं, सी बिंदु पर मैंने अगर इसके अंदर एक स्फीयर खींचा तो यही तो गोला रहेगा कुछ अंदर। देखो तुम कोई भी एक गोला था, उस गोले के थोड़े से अंदर घुस गए। अगर मान लो मैं इस गोले के इतने अंदर घुस गया, इतने अंदर आ गया, अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि बताओ अब मेरी त्रिज्या क्या है, तो मेरी त्रिज्या ये r' हो गई, और r' से मैंने क्या कर लिया, एक ऐसे क्या कर लिया, गोला ले लिया। इस गोले का जो मास होगा वो पहले जो पूरा स्फीयर था उसके कंपेयर में कम होगा। मैंने इसका मास क्या मान लिया सर, m', क्या मान लिया। तुम बोले सर ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला जो होता है वो होता है g, और इसके अंदर जो मास है, यहाँ पर जो भी मास है, मास क्या है मेरा, m', और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r', तो r' का स्क्वायर, यही तो होगा। अब मैं कहूँ सर जी मुझे m' हटाना है, m' हटाना है तो मुझे डेंसिटी लेनी पड़ेगी। मैंने 3 टाइप की डेंसिटी तुम्हें बताई थी,
लेकिन गोला क्या होता है, गोला 3D में होता है, 1D 2D और 3D। तो यहाँ पर आती है रो। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं पूरी बॉडी का मास लूं तो कितना है, मुझे m दिया है। अगर मैं वॉल्यूम लूंगा तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं m डैश लूंगा, क्या लूं, m डैश, तो देखो बेटा मैं जानता हूं m डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन देखो मास ये कम है, मास क्या है, कम, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, r डैश, तो r डैश का क्यूब। मैंने उठा के डेंसिटी का डेंसिटी यहाँ रख दी, क्योंकि डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये आएगा m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में यहाँ रहेगा 4/3 पाई आर डैश। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बचा m r डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये मेरे किसका फार्मूला आया, m डैश का। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो मेरा m डैश g, m डैश की जगह रखा m r डैश क्यूब बटे r की घात 3, और पहले से क्या था r डैश स्क्वायर, r डैश। देखो बेटा r डैश स्क्वायर से जब ये कटा तो यहाँ पर सिर्फ एक r डैश रह गया, और नीचे क्या रहा, r क्यूब। ठीक है, तो वही मैंने तुमसे कहा था, ये एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो होगा gm r डैश अपॉन r। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं एट सेंटर देखूं, इसके सेंटर पर देखूं, देखो अगर मैं सेंटर पर आऊंगा, जरा सोचो, अगर मैं सेंटर पर आऊंगा तो यहाँ से धीरे धीरे अंदर जाऊंगा, अंदर गया 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 तो r डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाके 0। देखो जैसे जैसे इधर जाऊंगा वैसे वैसे r डैश क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। सेंटर पर पहुंच गया तो कितना हो गया, 0, तो r डैश हो जाएगा 0। अगर r डैश 0 हुआ तो EC पूरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो E बचा EO, सेंटर पर EO। तो सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना होता है, 0। या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 सेंटर पर। हाँ, तो सेंटर पर ये होती है 0। ठीक है, ये मत उतारो, कोई फायदा नहीं, ये तुमने उतार लिया था ना, इतना उतार लिया था, क्योंकि देखो ये डेरिवेशन तुमको करने को भी नहीं आएगा। ठीक है, वो बच्चे ने पूछा तो मैंने बता दिया इसको। ठीक है, अब तुम एक बात देखो, जरा सोचना, सर ये मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, बेटा इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूं। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की रेडियस त्रिज्या मैंने कितनी मान ली, एक बिंदु मैंने मान लिया इसके बाहर, एक इसके सरफेस पर, एक यहां मान लिया r डैश। ठीक है, r डैश ये क्या है मेरा O। मैंने यहां से और बाहर तक की दूरी क्या मान ली, r1। अब जरा देखो, जब वही जो मैंने फिर से लिख रहा हूं दोबारा से। सर अगर मैं बाहर हूं, तुम बोले कि सर E का फार्मूला होता है gm अपॉन r स्क्वायर, ये मैं इससे पहली वाली क्लास में प्रूव करा चुका हूं, gm अपॉन r स्क्वायर। तुम बोले कि सर यहां पर A बिंदु पर g ऐसे ही, मास ऐसे ही। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r, तो ये r स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जाऊं B बिंदु पर, यही तो मेरा B बिंदु है, तो g ऐसे ही, मास m ऐसे ही। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R, तो कैपिटल R का स्क्वायर। सर अंदर रट लो, अंदर क्या हो जाएगा, gm r डैश अपॉन r की घात 3। अगर मैं कहूं केंद्र पर, सेंटर पर, तो सेंटर पर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया, क्योंकि r डैश का मान क्या है, 0, r डैश का मान 0। ठीक है, r डैश का मान 0। अब तुम इसका जरा ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ देखो, एक साइड में है तुम्हारा E और एक साइड में है तुम्हारा। अब बताओ सर, अगर जरा सोचो, ये R है,
आर अगर 0 होगा, यहाँ पर ही तो 0 होता है यार, आर यहाँ पर तो 0 होता है, और इस सॉलिड स्फीयर में आर कहाँ 0 है? केंद्र पर। कहाँ 0 है? केंद्र पर। और तुम्हें पता है केंद्र पर ई की वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है? अब बताओ सर, अगर मैं केंद्र से बाहर की तरफ जाऊंगा तो इन तीनों में से ए बी सी में से कौन सा फार्मूला लगेगा? सी वाला। अरे यही तो लगेगा सर। सर जी तुमने पता है दुनिया में कभी चेंज नहीं होता है। इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है वही रहेगा, इसकी जो त्रिज्या है वही रहेगी। तो अगर देखो, अगर मैं जैसे जैसे बाहर जाऊंगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? आर डैश। क्या बढ़ेगा? अगर आर डैश बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। तो इसका, और देखो यहाँ पर ईसी है वो आर डैश के समानुपाती है, और जब समानुपाती होता है तो ऐसे सीधे लाइन बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। और कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक ये इसके अंदर रहेगा। और जैसे ही ये धीरे 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 बाहर निकल के कहाँ पहुंचा? सरफेस पर। सरफेस पर पहुंचा तो कौन सा लगेगा? बी वाला। सरफेस पर पहुंच गया, यानी कि कितनी डिस्टेंस पर पहुंच गया? आर डिस्टेंस। अब जैसे ही ये सरफेस से बाहर निकलेगा, सरफेस से कैसे निकलेगा? तो कौन सा लगेगा? ए वाला। ए वाले में तुम बोले जी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास भी इसका क्या है? कांस्टेंट। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? अब बताओ मुझे, अगर आर बढ़ेगा तो ई की वैल्यू, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर आर बढ़ेगा तो ई कम होगा। ऐसा होगा तो ये ग्राफ जो तुम्हारा बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। ये देखो आर सरफेस पर कितना था? GM अपॉन आर। ठीक है, ये ग्राफ होगा। इससे पहले भी मैंने कुछ इसी टाइप का एक ग्राफ और बनवाया था, इसी में। वो किस में था? वो था स्मॉल जी और तुम्हारा डिस्टेंस यानी कि आर का, स्मॉल जी और आर का। अरे धरती की सरफेस से मैंने कहा था सेंटर पर होगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? 0। और जैसे जैसे धरती की सरफेस से ऊपर आओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी? सरफेस पर। और जैसे ही सरफेस से बाहर निकले वो फिर से क्या होने लगेगी? फिर से कम होने लगेगी। तो उसमें भी मैंने यही ग्राफ बनाया था, उसमें भी हम लोगों ने यही ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो हाँ तुम्हें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, और खास कर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें ये तीसरा वाला ईसी वाला याद करना पड़ेगा। ठीक है, ईसी वाला। तो ये तो तुमने लिख लिया था, ग्राफ बना लो फटाफट। ठीक है, वो पहले लिख लिया था, ग्राफ बना लो। ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर को जानते हो ना, गोला। स्फीयर क्या होता है? गोला होता है। ठीक है, हाँ कहीं तुम व्रत को वो मत समझना। स्फीयर बना लेगा तो ये तुम्हें पहले बना लिया था, ये तुम्हें पहले बना लिया था। ठीक है, सिर्फ क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है बस। ये हम पहले बना दिए थे। बन गया ग्राफ? बन गया? बन गया? बेटा देखो अगला है, अगर कहीं भी यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल लिख के आए हो तो इसका मतलब समझ जाना हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब खोखला गोला। खोखला गोला। ठीक है, अब खोखला गोला क्या होता है? प्लास्टिक की गेंद। प्लास्टिक की गेंद खोखला गोला है। अब तुम समझो सर, अगर ये बरसात हो रही है क्या? अब बरसात लेकिन है होने वाली। अब बरसात बहुत होगी, बहुत, और फिर से बाढ़ आएगी। और बाढ़ क्यों आएगी? क्योंकि धान पक गए। अब भगवान जी ने देखे अच्छा इनके धान पक गए, अब तक तो बरसे नहीं हो, बोले आप बरसो। और बरसो फिर बंदा, फिर नाला मध्य का बंदा खोला जाएगा, लोग काटो धान अपने। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो ये पारंपरिक खेती से परेशान हो गए। मैंने घर वालों से कहा चुपचाप बटाई पे दो और उसमें वो करो। क्या मतलब मैं हर बार परेशान हो जाता हूँ, जब भी घर जाता हूँ तो सब्जी ले जाओ 500 का नोट गायब। मैंने कहा काहे चक्कर में पड़ रहे हो, सब्जी वाले को दे दो, देखो 500 तो जेब चाहिए। ठीक है, और ऊपर से उसमें इनकम भी बहुत है।
बच्चे देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है खोखला। क्या होता है? अब जरा सोचना, अगर मैंने कहा इसका मास है m, इस पूरे का मास क्या है? m। सर इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या। अब देखो, एक बिंदु ले लिया b, एक बिंदु ले लिया a, और एक बिंदु ले लिया यहाँ पर c, और ये डिस्टेंस r है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बता। देखो, मैंने लिया ए बिंदु पर, ए बिंदु पर तुमसे फिर से क्या पूछ ली? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले कहाँ पूछ रहा था? सॉलिड स्फीयर। ये क्या है? हॉलो स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर अंतर है ना, ठोस गोला और एक खोखला गोला। अब तुम सोचो, सबसे पहले सर अगर मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक इमेजिनरी एक गोला और ले लिया, इमेजिनरी गोला बन गया। क्या बन गया? एक इमेजिनरी गोला। अब मुझे बताओ, अब जरा सोचो, मान लो ये गेंद है, इस गेंद के सेंटर से r दूरी यहाँ पर थी, यही तो बाहर है। अब मैंने इसके बाहर एक गोला और ले लिया, पूरा एक गोला और ले लिया, ठीक है। अगर मैंने इसके ऊपर एक गोला और ले लिया, मुझे बताओ इस पूरे गोले के अंदर, बड़े वाले गोले के अंदर कुल मास कितना है? तो यही तो है, अरे जो अंदर जो गेंद रखी है वही तो मास है, हवा में थोड़ी ना कोई मास होता है, ठीक है। तो मैंने कहा g, अंदर पूरे में मास m, और सेंटर से यहां तक की दूरी, चलो ठीक है। अब मैं कहां पर पहुंचा? b बिंदु पर। b बिंदु सरफेस पर आ गया, सरफेस पर भी सर g, और इस पूरी बॉडी का मास m, और डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं पहुंचा सी बिंदु पर, सी बिंदु ये आया, सी बिंदु बेटा इसके अंदर ही तो है। अब इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर बताओ कितना मास है? कितना मास है इसके अंदर? कितना मास है? मास ही नहीं भाई, खोखला गोला है। कैसा गोला है? खोखला। अब खोखला गोले में, खोखले देखो जो मास है वो तो इस सरफेस पर है ना, जो मास है कहाँ है? अंदर थोड़ी ना कोई मास है। तो अगर मैं इस गोले के अंदर, उस जो इतना बड़ा जो गोला है, उस गोले के अंदर कोई गोला ले लूं तो उसमें मास क्या है? 0। तो इसके अंदर मास ही नहीं है, मास ही नहीं है g, मास की जगह 0 बटे जो भी कुछ करना है कुछ भी कर लो, और नीचे तो अब तुम कुछ भी रख लो, ठीक है, नीचे कुछ भी रख लो। e की वैल्यू क्या हो गई? 0। आप बताओ, सेंटर पर e की वैल्यू 0, अंदर हर जगह 0, अंदर हर जगह 0। कब तक? जब तक कहाँ नहीं आ जाता अपन? सरफेस पर। सर इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ देखो, E और इधर R। अब मुझे बताओ, अगर मैं केंद्र पर हूं तब भी 0, ठीक है, और केंद्र से जैसे जैसे अगले बढ़ा 0 0 0, हर जगह 0। कहां तक 0? जब तक मैं कहां नहीं आ जाता? सरफेस पर। यानी कि जब तक मैं R पर नहीं आ जाता तब तक क्या रही वैल्यू? ये, तब तक ये वैल्यू 0 रही। और जैसे ही मैं सरफेस पर आया तुरंत क्या हो गई? Gm/r²। और जैसे ही सरफेस के मैं बाहर निकलूंगा क्या लगेगी? और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये डॉट 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 आर, और यहाँ पर कहाँ गए थे? ये डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। पहले अंदर हर जगह क्या रहेगी? 0। जैसे ही सरफेस पर पहुंचा तुरंत क्या हो गया? Gm/r²। और उसके बाहर चलूंगा तो ये ग्राफ बनेगा। ये है तुम्हारा खोखला गोला, यानी कि खोखला गोला हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए ये बात, हॉलो स्फीयर के लिए ये बात, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर के लिए फार्मूला होता है। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर।
उतार लिया, ठीक है। अच्छा चलो ये तो उतार ही लिया होगा फिलहाल। ये कहते वैसा ये से पहले था और नहीं उतारा होगा ठीक तो उतार लिया, पीछे एक मैंने कहा मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है, एक इसके ऊपर स्फेरिकल सेल और है, मतलब एक गोला उसके ऊपर खोखला दूसरा गोला, ठीक है, दो है। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R1, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R2, ठीक है। मैंने एक बिंदु लिया A, मैंने कहा उसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या मानी R। सर इस वाले का मास है m1 और इसका मास है अब मैंने तुमसे कहा ये बेटा है कैसा, ये स्फेरिकल सेल है, दोनों कैसे हैं स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। मैंने तुमसे पूछा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर कितनी हो, ये पूछ लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये उतार लो, ये उतार लिया, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले ये उतार लिया। अरे क्वेश्चन डालो फटाफट करो। देखो सबसे पहले सर ए पॉइंट पर अगर तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, ए पॉइंट मैंने ई लिख दिया, सबसे पहला काम हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले किसी एक मास को पकड़ो, चाहे m1 को पकड़ो चाहे m2 को पकड़ो, जिसकी तुम्हारी इच्छा है। पहले मान लो तुमने m1 को पकड़ा, m1 को पकड़ा, अब भूल जाओ कि m2 है भी, m2 है भूल जाओ। अगर m1 है तो m1 से ये बिंदु बाहर की अंदर, बाहर, अरे बाहर है नहीं है, और केंद्र से ये दूरी कितनी है r है। तो सर ये फार्मूला क्या होता है g, m1 का मास m1, यहां से केंद्र तक की दूरी, यही तो होता है, अरे खोखले गोले के लिए यही तो होता है। अब मैंने किसके लिए पकड़ा m2, किसके लिए पकड़ा, अब बताओ ये बिंदु है वो m2 से बाहर है कि अंदर, बाहर की अंदर, बोलो। अरे m2 से देखो बाहर नहीं है, m2 से बाहर है तो g, मास क्या हो गया m2, और केंद्र से यहां तक की दूरी क्या है r, आंसर हो गया। ज्यादा करो तो gr² कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहां से यहां तक की दूरी मैंने ले ली मान लो r3, क्या ले ली। अब बताओ B बिंदु पर कितनी होगी, B बिंदु पर ठीक है। अब देखो सर तुमने ये उतार लिया, अब जरा सोचना, अब हर बंदा इधर देखो, लिखना पड़ा। सर अगर तुमने B बिंदु पर पूछा, सबसे पहले मैंने m1 को पकड़ा, m1 को पकड़ा सर g, मास m1। अब देखो m1 के अगर मैंने पकड़ा, अब बताओ ये m1 से, m1 वाले गोले से बाहर की अंदर, बाहर है, अगर बाहर है तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी, तो अपॉन r3 का होल स्क्वायर, r3 का। अब मैं किसके लिए पकड़ूं m2 के लिए, किसके लिए m2 के बाहर की अंदर, m2 के बाहर की अंदर, अंदर, और अंदर क्या होता है 0 होता है। किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर, किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैंने कितनी लिखवाई थी, तो इसके कारण तो हो गई
ये आंसर हो गया। सही है। बताओ सी बिंदु पर कितना होगा? पूरा 0 होगा। क्यों 0 होगा सी बिंदु पर? क्योंकि सर जी देखो, इसके भी अंदर 0 और इसके भी अंदर 0, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। ये पता है कैसे बोले? इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंट्रिक, और हिंदी में बोलते हैं सहकेंद्रीय। सहकेंद्रीय बोलते हैं, समकेंद्रीय बोलते हैं, जिनके केंद्र एक ही हो, जिनके केंद्र, हाँ, जिनका केंद्र एक ही हो, वो ऐसे बोले, ठीक है। एक और बना रहा हूं, इसका फिर आगे बढ़ता हूं। स्पेरिकल सेल है सारे, स्पेरिकल, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास, ठीक। मैंने तुमसे पूछा इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, इसकी रेडियस, मैंने इस A बिंदु पर पूछा, बताओ क्या होगी, बस, ठीक है। सही है। A बिंदु पर 3 है, m1, m2, m3। मैंने A बिंदु पर पूछा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक, निकालें। क्या होगी बताओ? सर G/r² प्लस m1 प्लस m2। सर क्योंकि थर्ड वाला तो 0 हो जाएगा, सी वाला। चलो एक एक करके पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर मैंने m1 को पकड़ा, तो Gm1, बताओ m1 के बाहर हो कि अंदर? बाहर। और केंद्र से ये दूरी कितनी है? अब मैंने किसको पकड़ा? m2 के बाहर की अंदर? बाहर हूँ, और बाहर हूँ और केंद्र से कितनी दूरी है? r। अगर बाहर हूँ और केंद्र से दूरी है r, तो r का, मुझे बताओ m3 के कहाँ हूँ मैं? 0। अंदर। अगर m3 के अंदर होऊंगा तो अंदर हर जगह क्या होता है? 0। तो ये आंसर, ठीक है। अब कॉमन लो तो कॉमन ले लो, कॉमन लो तो कॉमन ले लो, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी स्फेरिकल सरफेस में कहीं पर भी आप निकाल सकते हो, कहीं पर भी निकाल सकते हो। चलो एक जगह और निकालते हैं बस, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बी बिंदु है, ये बिंदु क्या है? बस बी बिंदु को और निकाल के बता दो, बी बिंदु पर और निकाल दो, ठीक है। सर इसकी वो क्या मतलब, वो दूरी क्या है? मुझे क्या पता? Gm1 r² Gm1 r², ठीक है। बस सर Gm2/r²। ठीक है। अब देखो बी बिंदु पर, तुम तीनों देख लो, 1 2 3, ठीक है। तुम तीनों, सबसे पहले मैंने m1 को पकड़ा, तो G मास क्या है? m1 के बाहर हूँ कि अंदर? यहाँ पर पूछा है बाहर। मुझे बताओ बेटा,
जो ये दूरी होगी, अरे वही तो ये दूरी होगी, ये त्रिज्या ही तो है। अब मुझे बताओ केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा? R2 है, तो R2 का। अब मैं किसको पकड़ा? M2 को। तो M2 के मैं कहाँ हूँ? सरफेस पर। और मैंने कहा था सरफेस पर होता हूँ तो G M2 और नहीं R2 जीरो कब होता है? जब अंदर होता हूँ। जब अंदर होगा तब जीरो होगा, ठीक है, बाहर जीरो नहीं होता। हो गया? ठीक है, अब अगले बात इसके बाद क्लास में 3:30 बजे स्टार्ट होती है ना? 4:20 हो गया। वही मैं कहूँ कि टाइम हो गया यहाँ तो। हो गया? ठीक है, इसे उतार लिया, ठीक है, कुछ था नहीं इसमें। अब अगले बढ़ते हैं। अब देखो करा देना। देखो ये रिंग है, ये क्या है? ये इस प्रकार से एक रिंग है जो मैंने ऐसे रखी है, ऐसे ऐसे रखिए, ऐसे रिंग रखिए। अब रिंग को तुम कैसे दिखाओगे? या तो मैं ऐसे करके दिखाऊं, ये मैंने ऐसे रखी है तो मैंने ऐसे करके दिखा दी। ये एक रिंग है। इस रिंग का कुछ ना कुछ मास है m और रिंग की कुछ ना कुछ त्रिज्या है r। मैंने कहा दुनिया में कोई भी मास होगा, उस मास से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती ही होती है। क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर सर ये रिंग है, इस रिंग में कुछ ना कुछ मास है, इसकी ये वाली त्रिज्या r, और इस रिंग से, जैसे ये रिंग है, अब इस रिंग से मैंने मान लिया यहाँ पर, देखो जहाँ का ये नोक दिख रही है पेन की, इतना, तो ये जो दूरी है, ये दूरी मान ली मैंने स्मॉल r, यहाँ से और इस पॉइंट पर क्या पूछा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बताओ, अच्छा एक बार बताओ सर ये दूरी क्या होगी? ये दूरी है, देखो बेटा ये एंगल क्या है? 90 है, तो ये कर्ण बन गया, ये आधार और ये अरे हाइपोथेनियस बेस और परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हो जाएगा √r² प्लस कैपिटल R²। अरे ये दूरी कैपिटल R और ये दूरी, तो √r² प्लस कैपिटल R²। अब तुम मुझे बताओ, जरा दिमाग लेके बताना कि सर ये जो दूरी है और यहाँ से लेके ये दूरी, दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा या बराबर? तो देखो ये दूरी और ये दूरी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी? पहली वाली दूसरी वाली? पहली वाली दूसरी वाली? देखो ऐसा है, तुम खुद बताओगे। ये रिंग है, ये रिंग सभी को दिख रही है, ठीक है। अब इस रिंग से मैंने एक ये ऐसी तो लिया है, देखो बच्चों इस टाइप से, ये क्या है? रिंग, और ये दूरी ली है, यही दूरी ली है। अब मुझे बताओ जो दूरी ये है वही दूरी हर जगह से दूरी क्या है? देखो बराबर है, नहीं है? बस मैं ये 3D में देख रहा हूँ तो तुम्हें दिख रहा है हाँ बराबर है, लेकिन अगर यही चीज मैं 2D में देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूरी क्या है सर? बराबर। और सारी की सारी दूरी इसके सरफेस से कितनी है? ये इसका मास मान लिया रिंग का मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है G, इस रिंग का मास m, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r अपॉन r² प्लस कैपिटल R² की पावर 3/2।
ये फार्मूला होता है। ठीक है, ड्राइव, अब ये फार्मूला भी डेरिवेशन करके निकालना है। क्या होता है, GMR अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, अगर तुमसे पूछा जाए कि कहाँ पर ई मैक्सिमम होता है, तो ये याद कर लेना, ई जो मैक्सिमम होता है, ई मैक्सिमम वो होता है जब आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बटे √2 कितनी हो, आर की वैल्यू कैपिटल आर बटे √2। अब सर जी ये कहाँ से आया, तो बेटा पहले इसका मैं DE/DR करूँगा, DE/DR करके फिर किसके बराबर करूँ, 0 के बराबर करूँ, तब जाके यहाँ से रिलेशन आता है स्मॉल r = कैपिटल R अपॉन √2। तुमसे बस नीट में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा बताओ कि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, उस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग में सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर ई मैक्सिमम होती है, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर r/√2 पर ई क्या होगी तुम्हारी, मैक्सिमम। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ है, अब तुम बताओ बच्चों, अगर मैं इस रिंग के सेंटर पर आऊं, क्या यही सेंटर है, सेंटर पर आऊंगा धीरे धीरे तो r की मान क्या हो जाएगा, 0। r0 अगर मैं यहाँ पर r0 रखूं तो e का मान क्या हो जाएगा, 0। e का मान 0, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, r/√2। यहाँ क्या मिलता है हमें, e मैक्सिमम, ये इसका ग्राफ, ये इससे मिलाना मत, ठीक है, थोड़ा ऊपर रखना, थोड़ा ऐसे ऊपर, थोड़ा, ये इसका ग्राफ है। ये क्या है, ये कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग होगी, उसके कारण, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, हाँ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसका ये फार्मूला है। ठीक है, उतारिए। इसका और कुछ रोल नहीं, खाली तुम्हें ये फार्मूला याद करना है। कहाँ मैक्सिमम होती है, तो सेंटर से r बराबर r/√2 मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये ग्राफ रख करूं, खत्म कर दो इसे। ठीक, अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अभी बताइए बच्चे, कोई सॉलिड स्फीयर है, कैसा है, अगर उससे बाहर हूं मैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और उसके सेंटर पर पहुंच गया तो वो उसके सरफेस पर पहुंच गया तो Gm/कैपिटल, उसके अंदर होगा तो सॉलिड स्फीयर है Gm/r'/r3। कैसा स्फीयर है, सॉलिड। अगर हॉलो होता तो बाहर ये सरफेस पर ये, लेकिन अंदर क्या हो जाता, किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ सर पोटेंशियल। मुझे बताओ, क्या हम लोगों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहले होता क्या है, पहले उस चीज को देखो। सर ऐसा है, मान लो कोई चीज अनंत पर रखी हुई है, वो चीज कहाँ रखी है, अनंत पर।
अब सोचना सर मैंने क्या किया, एक मास है यहाँ पर, कोई भी मास, एक वस्तु अनंत पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पर कोई एक मास रखा हुआ है, बेचारा स्मॉल एम इन्फिनिटी पर रखा है। अब वो उसको इन्फिनिटी से धीरे धीरे लाओ, इन्फिनिटी से अगर धीरे धीरे लाओ, मतलब मैंने कहा मैं धीरे धीरे लाता रहा, मान लो मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ से लाया हूँ, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, मैंने कहा यहाँ पर आके इसकी यहाँ से दूरी मैंने क्या मान ली, आ, क्या दूरी मान ली, आ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक किसी मास को लाया हूँ, तुम्हें पता है अगर तुम किसी भी मास को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लाया हूँ तो मैंने कहा मान लो मैंने कितना कार्य किया, W कार्य किया। तो यहाँ पर अगर तुमसे पोटेंशियल पूछा जाए ए बिंदु पर, तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो मैंने कार्य किया वर्ग अपॉन जिस मास को लाया वो मास, ठीक है। ये क्या होता है, पोटेंशियल। ये क्या होता है, हमारा जो मेरा जो पोटेंशियल है, आप सबका पोटेंशियल है, धरती पर जितनी भी चीजें हैं उन सबका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। हमेशा क्या होता है, हमारा पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब हमें अनंत पर भेज दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए, अगर हम अनंत पर भेज दिए जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अभी तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। तुम्हारा क्या, हर अर्थ पर जितनी चीजें हैं सबका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। सबसे पहले अब देखो इसकी बात सुनो पहले, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास, ठीक है, किसी एक यूनिट मास को कैसे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, रेफरेंस पॉइंट कहां से, इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसने कहा किसी एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन किया अपॉन जो यूनिट मास है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे, अब तुम मुझे बस एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने आपको एक सुपर पावर दे दी, आप क्या गए अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से जाके एक मास को ले आए और मास को लेके पृथ्वी पर रख दिया, मास को लाके कहाँ रख दिया, तो अनंत से यहाँ तक लाने में तुमने कुछ ना कुछ काम किया, कुछ ना कुछ क्या किया, कार्य किया, तो वर्क डन हुआ, कार्य हुआ अपॉन मास, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। अब एक बात सोचो, दिमाग में बैठा लो, पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है, तो देखो पोटेंशियल जीरो कब हो सकता है, पोटेंशियल जीरो तभी तो होगा जब तुम्हारा वर्क डन जीरो, अरे तुम्हारा कार्य जीरो होगा तभी तो सर जी, जीरो के नीचे कुछ भी हो हमेशा क्या रहेगा, तो अब देखो कार्य जीरो कब होगा, कि जब कोई चीज इन्फिनिटी पर हो और तुम उसे इन्फिनिटी पर ही रहने दो। क्यों लाओ भाई, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, मैंने कहा तुम्हें कोई काम नहीं करना है, नहीं काम करना है, इसका मतलब क्या है, किसी मास को इन्फिनिटी से लाओ ही मत, वो कहाँ रहे, अगर इन्फिनिटी पर रहेगा तो उसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जीरो, तो पोटेंशियल भी जीरो। तो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है इन्फिनिटी पर, सिर्फ कहाँ जीरो होगा, अगर तुम इन्फिनिटी से कहीं भी ले आए, इन्फिनिटी से तुम उठा के लाए धरती पर, काम नहीं किया, कार्य किया, तुमने लिया उसे उठा के धरती के अंदर डाल दिया, ठीक है, तभी तो कार्य किया। तो वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ जीरो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर, सिर्फ जीरो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कहाँ जीरो होती है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर, हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह, और रिंग के सेंटर पर, रिंग के कहाँ, लेकिन पोटेंशियल कहाँ जीरो होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी पर, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो एक ही चीज थी, अब इसके अगले पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसके अगले बढ़ते हैं।
बता लिया, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। चलो अब देखो थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन तुमको याद नहीं करना है, चुपचाप नोट कर लियो, ठीक है। पल्ले पड़े तो और पल्ले ना पड़े तो, दिक्कत नहीं बात। देखो हाँ, अरे टेंशन नहीं। देखो बेटा, कोई एक मास है, मैंने मान लिया m, उस m मास से एक बेचारा छोटा सा मास था स्मॉल m, जो इन्फिनिटी पर रखा है, जो कहाँ रखा था, ठीक है। इन्फिनिटी से मैं इसको लाया, यहां तक ले आया। अब इस सेंटर से इसकी दूरी कितनी रह गई, धीरे धीरे लाया मैं, क्या रह गई, यहाँ। अब देखो किसी भी मास को तुम लाओगे या तुम चल रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना होगा तुम यहाँ गायब हुए यहाँ पर कटोगे भाई, धीरे धीरे तो आओगे। और इसने कहा था स्लोली स्लोली आना है, कितने स्लोली आना है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 रहे, इतने स्लोली आना, ठीक है। अब तुम सोचो सर, अगर ये मास धीरे 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 आया है तो मैंने कहा मान लो ये मास बेचारा रास्ते में यहाँ था, रास्ते में था, यहाँ पर रास्ते में यहाँ था, तो मैंने कहा जब ये रास्ते में था तो उसकी जो दूरी थी ना यहाँ पर, वो कितनी थी, x, कितनी थी, x दूरी। मैंने कहा मान लो बेटा अब मैं धीरे धीरे लाके उसे यहाँ ले आया, जब मैं रास्ते में था ये मास, यहाँ पर रास्ते में मास था तो उसकी सेंटर से दूरी क्या थी, x, और जब वो आ रहा था तो वो छोटे छोटे कदमों में आ रहा था, जैसे हमने क्या बोला, dx, जैसे पहले dx चला, फिर dx चला, फिर dx, जैसे तुम चलते हो, तुम ऐसा थोड़ी नहीं है यहाँ से गायब होकर घर पे प्रकट हो जाओ, यहाँ से जाओगे पहले कदमों से चलोगे, अरे कदमों से चलोगे नहीं चलोगे, एक एक कदम dx 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 dx, सारे dx को जोड़ दो, घर पहुँच जाओगे, यही तो होता है। तो अगर ये मास आया तो छोटे छोटे कदमों में आया, ये मैंने क्या माना, dx। अब तुम बताओ सर, अगर मैं यहाँ पर वर्क डन निकाल दूं, ठीक है, वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है, फोर्स इनटू, इस फोर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है। क्यों, क्योंकि बेटा फोर्स का देखो यहाँ पर फोर्स कौन सा लगेगा, G m1 m2 अपॉन, जैसे जैसे दूरी चेंज होगी वैसे वैसे फोर्स भी, ये कौन सा फोर्स है, वेरिएबल, चेंज हो रहा है फोर्स। अगर फोर्स चेंज नहीं होता तो मैं कौन सा लगाता, F डॉट dx, वो F डॉट x या F डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने कौन सा लगाया है, F डॉट dx। अब तुम सोचो अगर मुझे d खत्म करना है तो मैं यहाँ क्या लगाऊं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया तो यहाँ तो W हो जाएगा। बेटा फोर्स रखो, फोर्स का फार्मूला होता है G, इसका मास कैपिटल M, इसका मास अपॉन, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x स्क्वायर, बेटा यहाँ तक x स्क्वायर, और साथ में ऊपर क्या है, dx, क्या है, इंटीग्रेशन। पहले अपन कहाँ था, पहले अपन कहाँ था, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से कहाँ पहुँच गया, यहाँ से कितनी डिस्टेंस रह गई, r, इन्फिनिटी से कितनी डिस्टेंस रह गई, r। सर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, W बराबर G कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पर आएगा बेटा -1 अपॉन x, और ये होगा इन्फिनिटी से लेके r, G कैपिटल M स्मॉल m, माइनस को ले आओ बाहर, एक बार x की जगह क्या रखो, r, एक बार x की जगह, बेटा याद रखना 1/∞ 0 होता है, 1/∞ क्या रहता है, तो यहाँ से जो मेरा वर्क डन का फार्मूला आया, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, यही तो आया, ये आया। अब सर पोटेंशियल निकाल दो, पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन स्मॉल m, वर्क डन क्या है, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और साथ में ये वाला
स्मॉल एम, स्मॉल एम से स्मॉल एम गया तो सिर्फ क्या बचा, माइनस का जीएम अपॉन अब बेटा देखो बस अगर किसी को इंटीग्रेशन में देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इससे मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो x की घात क्या हो जाएगी, -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन में बताया था, मान लो d है ही, अगर d नहीं है तो x पर घात 1, दोनों को गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो -2 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, -1। अरे -2 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा x की घात -1। और मैंने कहा बेटा जो घात ऊपर होती है वही घात कहाँ आती है, नीचे आ गई है। ठीक है बेटा, माइनस देखो जब ये ऊपर से जब मैं नीचे लाऊंगा तो नीचे आके घात किस में हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, और 1 को मैंने कर दिया, तो इसको मैंने इस चीज को मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया 1/। ठीक है, एक बार x की जगह r रख दिया, एक बार x की जगह इन्फिनिटी। एक चीज और देखो, जैसे बेटा अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/∞, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। अगर किसी भी संख्या को तुम 0 से बाहर कर दो तो वो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, ये 0 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 0/1, और 0/1 का मतलब क्या हो गया, 0, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, इसीलिए तो बस खाली तुम्हें ये याद रखना है, पोटेंशियल जो होगा बस जो तुम्हें याद रखना है कि जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ -GM/R। पोटेंशियल का फार्मूला -GM/R। जैसे इससे पहले मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला GM/R², इसका क्या होता है, -GM/R। अब तुम एक बात सोचो, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, पृथ्वी पर। ठीक है, उतारते रहो, मैं बोलता रहूँ, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ। अगर मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ तो बताओ मेरा ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा मेरा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो G, मैं किस पर खड़ा हूँ, पृथ्वी पर, तो मास किसका, पृथ्वी का, अपॉन पृथ्वी के केंद्र से और मेरे तक की दूरी r, और अगले क्या लगा दो, ठीक है। तो मेरा पोटेंशियल क्या है, -GME/R। ये पोटेंशियल, ये मेरा नहीं, दुनिया में हर चीज का पोटेंशियल, दुनिया में हर चीज का पोटेंशियल -GME/R। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। तो तुमको सिर्फ याद रखना है B होता है सर -GM/R, बस इतना याद रखना है। बाकी ये कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये मतलब नहीं। ठीक है, क्या टाइम हो गया, हाँ जाओ बेटा जाओ। ठीक है, उतार लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बड़े अगले। बड़े अब तुम मुझे बताओ, इधर देखो, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ मोर देन 1 पॉइंट ऑफ मास। देखो एक मैंने ये पॉइंट है, मान लो O पॉइंट, एक मास M1, एक मास M2, M3, M4, ठीक है, M5 लो, और भी जितने चाहो उतने ले लो। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R1, ये दूरी, ये मान लो, ठीक है।
अब मैं तुमसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा हूँ ओ बिंदु पर क्या होगा। तो सबसे पहले m1 को पकड़ लिया, m1 को क्या पकड़ लिया, m1 के कारण कितना होगा, तो तुम बोले माइनस g, मास क्या है m1, यहाँ से यहाँ तक दूरी। एक बात और दिमाग में डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा और हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, जीरो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर। जीरो कहाँ होता है, नेगेटिव। और हर जगह क्या होगा, नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, अच्छा प्लस। अब देखो बेटा, 2 के कारण GM2 अपॉन 3 के कारण GM3 अपॉन 4 के कारण GM4 अपॉन 5 के कारण GM5 अपॉन। ठीक है, ध्यान रखना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाद में, ये माइनस, प्लस माइनस बाद में क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे हो जाएगा कुछ, देखो माइनस GM1 अपॉन R1 माइनस GM2 अपॉन R2, ये सब माइनस सारे के सारे। तो ओ बिंदु पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो सब इस टाइप से हम लोग निकाल। ठीक है, मोर देन 1 पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल से ज्यादा होगा तब, एक पार्टिकल से ज्यादा होगा तब। अब देखो अभी एक पार्टिकल से ज्यादा कैसे, तुम्हारा दिमाग चला जाएगा। एक बार सोचो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे, अरे इसके अंदर भी मास, मेरे अंदर भी, तुम्हारे अंदर भी, धरती के अंदर, किस चीज के अंदर में, खिड़की, कूलर, पंखा, प्रोजेक्टर, सबके अंदर तो क्या है, मास। तो सबके कारण पोटेंशियल होगा नहीं होगा, तो किसके कारण निकालते रहोगे, ठीक है, होगा नहीं होगा, पोटेंशियल होगा हर किसी के कारण। जिसके अंदर भी मास है उसके कारण पोटेंशियल नहीं होगा। और पोटेंशियल होता क्या है, इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन किया गया, वो वर्क डन अपॉन जिस मास को तुम खींच के लाए हो वो मास, अपॉन वो मास, वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तुम्हें बस फार्मूला एक ही याद करना है, माइनस का GM अपॉन R। बस जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा और हमेशा माइनस होता है, जीरो सिर्फ एक ही जगह होता है, वो होता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से हमें कोई मतलब है नहीं, तो इन्फिनिटी पर सिर्फ जीरो। बता लिया। बता लिया। अब फाइनल देखो, आप स्मॉल जी कॉमन ले लो, चाहे माइनस स्मॉल जी कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो मैं कहूँ कई प्रकार से फाइनल एक्सप्लेनेशन तुम कर सकते हो। माइनस जी तुमने कॉमन ले लिया, तुमने कह दिया M1 अपॉन R1, M2 अपॉन R2, M3 अपॉन R3, ऐसे लिखते चले जाओगे। ये भी कर सकते हो, या तुम ऐसे कह सकते हो, माइनस जी इधर ले लिया, उसके बाद में इन सब का समेशन लो। ठीक है, यहाँ पर लिखो MI अपॉन RI, और यहाँ लिखो I बराबर 1 से लेके I बराबर N। ऐसे भी कह सकते हो। ज़्यादा करो तो अंदर गुणा कर दो, GMI अपॉन RI। ठीक है, लेकिन ये सब पूछे नहीं जाते ना, पूछे जाएंगे, मतलब नहीं। बता दिया होगा। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड, देखो ये फिर से वही आ गया सर, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला, फिर से ठोस गोला। इस ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल R, इस ठोस गोले से ए बिंदु, यहाँ दूरी क्या हो गई, स्मॉल r। कोई अंदर बिंदु C डैश, वो C, और C का कितना मान लिया मैंने, अंदर बिंदु कोई C, ठीक है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस R डैश। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। मास क्या मान लिया, M। देखो बच्चों, ए बिंदु पर
ए बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, तो तुम बोले सर पोटेंशियल का फार्मूला होता है माइनस का GM अपॉन, यही तो होता है। तो सर अगर मैं ए बिंदु पर देखूंगा तो माइनस का G, इसका पूरे का मास M, तो देखो बेटा केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी है, बस हो गया। अब मैं किस पर देखूं, बी बिंदु पर, तो माइनस का G, मास क्या M, और देखो केंद्र से यहां बी बिंदु तक की दूरी कितनी है R, ठीक है, माइनस का GM अपॉन R। बेटा C वाला याद कर लेना, C वाला याद कर लेना, ये C वाला होता है, ठीक है। C वाला मतलब R डैश डिस्टेंस सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर R डैश डिस्टेंस पर कितना होगा ई, तो माइनस का GM अपॉन R क्यूब, ब्रैकेट में 1.5 R स्क्वायर माइनस 0.5 R डैश स्क्वायर। जल्दी जल्दी सिग्नेचर कर दो, टाइम होने वाला है, ठीक है। ये होगा। अब मुझे बताओ बेटा, ये याद करना पड़ेगा, ये याद कर लेना, ठीक है। और ये नीट में पूछा गया है, ये वाला नीट में पूछा गया है कि बताओ किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर R डैश डिस्टेंस दे दी, या R डैश ना देके उसने कहा सॉलिड स्फीयर के अंदर P डिस्टेंस दे दी, अंदर P डिस्टेंस दे दी, तब तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो माइनस का GM अपॉन R क्यूब 1.5 R स्क्वायर माइनस 0.5 R डैश, ठीक है। अगर मुझे बताओ, अगर इसी चीज को वो ऐसे लिख दे, इसी चीज को अगर ऐसे लिख दे तो क्या, 1.5 को क्या लिख दूं मैं, 3/2, 1.5 क्या होता है 3/2, और 0.5 क्या होता है 1/2, 1/2, ऐसे भी तो लिख सकता है। अरे ये दोनों एक ही बात तो है, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। देखो, अरे 2 से भाग दे दो ए आ जाएगा, 2 से भाग दे दो 1 को, यही आ जाएगा। अब मुझे बताओ केंद्र पर क्या होगा, 0, सेंटर पर। मैंने कहा 0 सिर्फ इन्फिनिटी पर होता है, 0 सिर्फ क्या होता है, सेंटर पर। देखो अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो धीरे धीरे ये अंदर जाएगा, तो R डैश का मान क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। देखो यहाँ से अगर मैं सेंटर पर जाऊंगा तो R डैश का मान क्या हो जाएगा, अगर मैं इस वाले में R डैश को मान 0 करूं, R डैश का क्या करूं, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ बचेगा माइनस का GM R क्यूब, और यहाँ बचेगा 3/2 R स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएगा 0। देखो R स्क्वायर से जब इसे काटोगे तो सेंटर पर बचेगा माइनस का 3/2 GM अपॉन कैपिटल, ये क्या होता है, ये होता है सेंटर पर, ये होता है सेंटर पर, ये होता है सेंटर पर। क्योंकि सेंटर पर अगर तुम जाओगे तो देखो ये R डैश माना था मैंने अंदर, तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखो किसी सॉलिड स्फीयर के बाहर R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस का GM अपॉन R, सरफेस पर होता है माइनस का GM अपॉन R, लेकिन अंदर अगर तुम देखोगे अंदर हो जाता है माइनस का GM अपॉन R क्यूब 1.5 R स्क्वायर माइनस 0.5 R डैश। अगर बताओ अगर मैं सेंटर से यहाँ तक R डैश ना लेके मैं यहाँ पर कहता ये दूरी तो P है, मैं कहता ये दूरी कितनी है P, तो यहाँ पर R डैश की जगह क्या करते P स्क्वायर, R डैश की जगह P स्क्वायर, ठीक है। जितनी रेडियस दे रखी होती है बस उतनी रेडियस हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। जितनी रेडियस देते हैं हम लोग उतनी रेडियस लगा देते हैं। ठीक है।
अब देखो सर, ए ये उतार लिया, एक ग्राफ देखो, इस तरफ B और इस तरफ A, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर बेटा R0 हो, R0 का मतलब मैं कहा हूं केंद्र पर हूं, तो केंद्र पर जो E का मान होता है वो ये होता है, ये नेगेटिव में है, किसमें है, तो अगर R0 होगा तो E का मान होगा सर 3/2 GM अपॉन, मुझे बताओ ये मैंने नीचे क्यों लिया, क्योंकि माइनस में है, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बनेगा, इस लाइन से, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनेगा, ये डिस्टेंस कैपिटल है, रेडियस, ऐसे ग्राफ बनेगा, इसका नेगेटिव में ग्राफ बनेगा नीचे की ओर, और इस प्रकार से ग्राफ होगा। ये है तुम्हारा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। बता लिया, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए ये होता है, उसमें माइनस का 3/2 GM अपॉन ऐसे। तो हो भी तो है, ठीक है। उतारिए ये, ठीक, चलो अगले बढ़ू ना। बस इसे और देख लो तो छोड़ दो बेटा। एक थिन है, थिन का मतलब क्या हो गया, अरे बोलो खोखला, कौन सा, इसकी रेडियस r, बाहर दूरी स्मॉल r, ये बिंदु A, ये बिंदु B और अंदर किसी पॉइंट पर C। अब देखो A बिंदु पर, E बिंदु पर पोटेंशियल, A बिंदु पर पोटेंशियल होगा माइनस का G मास m अपॉन, B बिंदु पर पोटेंशियल होगा माइनस का G अपॉन कैपिटल R, C बिंदु पर होगा माइनस का GM अपॉन, ठीक है सर। केंद्र पर साधन, देखो बेटा एक बात सोचो, सर मैं बाहर हूं, इस गोले का मैंने मास क्या मान लिया, m, अगर मैं बाहर हूं तो माइनस का GM अपॉन, अब मैं बाहर से कहां आ गया, सरफेस पर, सरफेस पर ये दूरी कितनी है r, तो माइनस का GM अपॉन। अब मैं सर अंदर गया, अब मैं कहां गया, अब तुम एक बार बताओ, मुझे बताओ, सबसे पहले तुम पोटेंशियल को सुनो, तब तुम्हारे ये अपने आप समझ में आ जाए। पोटेंशियल सबसे पहले देखो होता क्या है, मेरे पास कोई खोखला गोला हो, खोखला गोला, अब मैं इन्फिनिटी पर हूँ, कहाँ पर हूँ, इन्फिनिटी से मैं धीरे धीरे आया, अरे इसी यही तो मास मुझे खींच रहा है। तो मैं जब सरफेस तक आया तो यहाँ से इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में मैंने कितना कार्य किया, W, कितना कार्य किया, W अपॉन ये मास, यही तो सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊंगा, मुझे बताओ मुझे कोई खींचने वाला है क्या, नहीं। अरे अंदर कोई मास ही नहीं है, नहीं। अंदर कोई मास नहीं है, जब मास ही नहीं है तो अंदर मुझे कोई खींचने वाला नहीं है, यानी कि जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं कोई कार्य ही नहीं करूंगा, कोई कार्य नहीं करूंगा। जो वर्क डन मैंने सरफेस तक किया वही वर्क डन है, अंदर कोई वर्क डन नहीं है, क्योंकि अंदर मास नहीं है। तो जो पोटेंशियल बाहर होता है वही पोटेंशियल अंदर हर जगह होता है, अंदर हर जगह वही पोटेंशियल होता है जो होता है माइनस का GM अपॉन, माइनस का GM अपॉन r। उतारना इसे, अंदर हर जगह पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर।
अंदर हर जगह पोटेंशियल वही होगा जो